हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और गुड इवनिंग आप सभी को। हमने फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, हमने पढ़ा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी किए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों का जो है प्रश्नोत्तर पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं। आज करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्नोत्तर। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी किताबों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं दिया गया है, लघु उत्तरीय में ही जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो आप जैसे भी हो क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पढ़ के आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। ठीक है। अब जो है हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि वस्तु को अगर अनंत, ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, अगर इन दोनों के बीच वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा। तो देख रहा है वस्तु OA है, ए के शीर्ष से, वस्तु OA के ए के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो दर्पण से टकराकर अपने ही पथ पर लौट जाएगी। ये कहीं ना कहीं जाकर के टकरा जाएगी। ठीक है, लौट जाएगी। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच IG जो है प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से किरण आरेख का निर्माण कर लेना है और लास्ट में लिख लेना है। अच्छा, आप ही बताइए, ये जो प्रतिबिंब है ये दर्पण है, तो दर्पण के दाईं ओर है या बाईं ओर है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे कि बाईं ओर बनी हुई। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर C यानी कि वक्रता केंद्र और F यानी कि फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित चित्र के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करें। ये क्वेश्चन का फिगर है और पहला फिगर में है वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच रखी गई है। और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं वक्रता केंद्र C पर ही वस्तु को रखा गया है। तो इन दोनों स्थितियों में आपका किरण आरेख कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच वस्तु रखी है। तो आप देखिए C और F इनके बीच वस्तु रखी है। तो वस्तु का जो शीर्ष है A से एक किरण जाएगी दर्पण से परावर्तन के बाद, और ये किरण कैसे जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, ये ध्रुव P है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी किरण, तो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर के वो लौटेगी। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से अगर जाएगी तो जाएगी और पुनः अपने ही पथ पर लौट आएगी। ठीक है, तो इन दोनों का प्रतिबिंब कहाँ जाके बनेगा, अनंत पे जाकर बनेगा। ये प्रतिबिंब बड़ा बना। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है और कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में बनता है। उसके बाद इसमें वस्तु के किधर, दाईं ओर या बाईं ओर, तो बाईं ओर बनता है प्रतिबिंब। तो इसमें लिख देना है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आप किरण आरेख में देख सकते हैं वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब बहुत बड़ा है। ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो उसका कैसे बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आप जान लीजिए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र C है, वस्तु को रखें तो वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर जो गई किरण वो दर्पण से परावर्तन के बाद F से रिटर्न हो गई। और उसके बाद दूसरी चीज कि दूसरी किरण कहाँ से गई, F से होकर गई तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, ऐसे करके F से ये किरण गई और यहाँ से समांतर हो गई। ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे। अब देखिए प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज, दोनों का साइज क्या है, बराबर है, दर्पण के दाईं ओर है। ठीक है, तो लिख लेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आप लोग 13 कर लीजिएगा। ठीक है, बुक के अनुसार
3 दे दिए थे। स्पष्ट जो है किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाइए। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताएं। अब देखिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वस्तुओं को हम अवतल दर्पण पर 6 तरीके से रख सकते हैं, पर आभासी प्रतिबिंब एक ही ऐसा जगह है जहां पे रखेंगे तो आभासी बनेगा। बाद बाकी सभी जगहों पे आभासी यानी काल्पनिक होता है तो वास्तविक ही बनेगा सभी जगहों पे, ठीक है। और वस्तु को रखना कहाँ पड़ेगा, तो आइए डायग्राम से समझते हैं। फोटो है आपके बीच, फोटो है, वस्तु को कहाँ रखा गया है, तो P ये ध्रुव है और ये F फोकस है। इन दोनों के बीच रखेंगे तब जाकर के काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें F से होकर गुजरेगी और दूसरी किरणें, तो आइए हम लोग यहाँ थे, दर्पण के शीर्ष A से अगर वस्तु यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से किरण किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरेगी और दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो जाएगी पर लौट जाएगी, ठीक है। अब हमें फील क्या होगा, ये दोनों किरण कहाँ जा करके मिलेगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि इधर जो है दर्पण के दाईं ओर जाकर के यहाँ पर मिल रही है ये दोनों किरण, ठीक है। तो दर्पण के दाईं ओर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वैसे प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। अब जो है किरण आरेख की सहायता से हमने आपको समझाया। दूसरी बात कि इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताएं। तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो एक उपयोग तो आप लोग जान ही लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है रोगियों के नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए किया जाता है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। 14 में क्वेश्चन नंबर है, यदि 25 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास। और भी क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में। अब सबसे पहले एक बात जान लीजिए आप कि प्रतिबिंब सीधा बनाना है तो सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। बाद बाकी सभी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे और वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो हमको वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ। तो इस वाले आंसर में 14 वाले में आपको ये वाला किरण आरेख जो है ले लेना है। ये किरण आरेख आपको 14 वाले में भी ऐड कर लेना है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा बताना है। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचे। तो हमने पहले आपको बता दिया है कि आपको कौन सा किरण आरेख खींचना है, जो अभी हमने बताया है, ठीक है। फिर इसका आंसर लिखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। हम बताए हैं अभी कि किसके सामने, अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब जो है सीधा और आवर्धित आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे का मतलब ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बनता है। अतः उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु की जो है दूरी दर्पण से 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अब इसका फोकस जो है 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस के अंदर में ही रखना है ना। तो अब 0 सेंटीमीटर, अब दर्पण का ध्रुव P है तो P 0 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि कोई भी दूरी जो है दर्पण के ध्रुव से ही मापते हैं। और फोकस 25 सेंटीमीटर, इसके बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए। प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और वह क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में, कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। अब देखिए उत्तल दर्पण का किरण आरेख देखिए। उत्तल दर्पण में वस्तु रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब वस्तु जब रखा गया है तो उत्तल दर्पण में कहीं भी 2 ही सिचुएशन होता है, पर आप एक देख लीजिए। वस्तु रखा गया है तो एक तो दर्पण से परावर्तन के बाद किसके समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद ये जो है लौट जाएगी, ठीक है। और ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर के लौट रही है, तो यहाँ पर हमने डॉट डॉट से मिलाया। और दूसरा जो है ऐसा लगाएंगे कि वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो जाएगी और अपने ही पथ पर रिटर्न हो जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। चलिए इसी बात को लिखते हैं। प्रतिबिंब किसके बीच बना है, फोकस और ये दर्पण का ध्रुव P है, तो P और F के बीच बना है। लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक, हमेशा बनता है, किसी भी स्थिति में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रस्तुत चित्र में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है, आप लोग देख भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं।
इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे। आपको क्या करना है, कल्पना करना है। आइए हम आपको कल्पना करवाते हैं। आपको उत्तर में लिखना है बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। यह एक समतल दर्पण और क्षैतिजतः एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई से प्रतिबिंब की चौड़ाई कम होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आंकिक प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताएं। कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, वाहन के साइड मिरर में कौन सा करते हैं, सौर भट्ठी में क्या करते हैं। आइए उत्तर देखते हैं। ए का, कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कारण नहीं पूछा गया है, पर कारण बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा कि वाहन के साइड मिरर में कौन सा, तो वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है छोटा प्रतिबिंब और विशेष क्षेत्र बनाता है, ठीक है। और सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।